हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू अपने क्लासेस। तो आज हमारी एक नई सीरीज जो चली है सॉल्यूशन चैप्टर पे वो स्टार्ट हो रही है बच्चे। सॉल्यूशन चैप्टर से हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, मोलैरिटी नॉर्मेलिटीज पर क्वेश्चंस किए, डाइल्यूशन लॉ पढ़ा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब किए। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं सोलिबिलिटी टर्म्स क्या होती हैं, इनके बारे में कि सोलिबिलिटी के बारे में क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ये क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेनरी लॉ के बारे में और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे बेसिक टू एडवांस। तो साथ में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, पहली ये है कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ होती है बच्चे, ये मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो आप डिसॉल्व कर सकते हैं इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि मैक्सिमम अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का जो आप उसमें डिसॉल्व कर पाएंगे एट अ गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर्स पे। मतलब टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी अगर मान किस टेम्परेचर पे आप रखना चाहते हैं कि 293 केल्विन पे या 300 केल्विन पे, तो वहाँ पे प्रेशर्स और सब वो स्पेसिफिक होगा। कहने का मतलब ये हो रहा है कि डेफिनेशन ये बता रही है कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। तो सिंपल सी बात हुई कि कितना मैक्सिमम अमाउंट आप डिसॉल्व कर सकते हैं किसी भी गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में। बाय डेफिनेशन ये भी देखा गया है कि बाय डेफिनेशन ये बोलते हैं कि वो जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है अगर वो स्टैंडर्डाइज कर दें तो ये 100 ग्राम होता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में आप कितना सब्सटेंस ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम, ताकि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। ठीक है, एट अ गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो लिखते हैं इसके बारे में पहले। सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व, जो डिसॉल्व किया जा सकता है, दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यूजली बच्चे बाय डेफिनेशन मैंने कहा है वो गिवन अमाउंट सॉल्वेंट का कितना होता है, 100 ग्राम होता है। याद रखिएगा, यूजली वो 100 ग्राम में बाय डेफिनेशन रेफरेंस मान लेते हैं। दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन ध्यान रखिएगा, ताकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकें। अब ये टर्म है सैचुरेटेड, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं थोड़ी देर के में। ठीक है जी। अब हमने बता दिया कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ है। बाय डेफिनेशन एक बात क्लियर कट दिख रही है कि सॉल्युबिलिटी तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है जी। यहाँ पे कहा गया किस पे डिपेंड कर रही है, तो सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, किसी भी सब्सटेंस के लिए चल रहा हूँ, इन जनरल बता रहा हूँ मुझे, तो किस पे डिपेंड करेगी। पहले हमें दिखाई दे रहा है कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेक्स्ट दिखा जी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और थर्ड बच्चे प्रेशर पे भी डिपेंड करता है ये सोलिबिलिटी। मैंने जनरल बात की है, फिर आगे हम इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। लिक्विड्स में कैसे आपके सॉलिड्स लिक्विड्स में कैसे डिसॉल्व होते हैं, गैसेस कैसे डिसॉल्व होती है लिक्विड्स में। चलो जी, ये बेसिक टर्म पता लग गई। अब एक और बेसिक पता करते हैं कि मान लेते हैं कि मैं कोई सोल्यूट ऐड करता हूं सॉल्वेंट में, ऑब्वियसली क्या बनेगा जी, सॉल्यूशन बनेगा। यही होता है कि अगर आप सॉल्यूट ऐड करें सॉल्वेंट में, वो डिसॉल्व हो गया तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है जी, कहा गया। अब कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को बोलते क्या है, मतलब टेक्निकल वर्ड क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि जब आपने सोल्यूट को डिसॉल्व किया सॉल्वेंट में और जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो इंक्रीज कर रही है सोल्यूशन के अंदर, तो इसको बोला जाता है डिसोल्यूशन। याद रखेगा, डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या है, व्हेन
solute is dissolved in a solvent and इसका मतलब सोल्यूट के लिए यूज किया गया बच्चे, एंड इट्स कंसंट्रेशन increases in the solution this process is called dissolution। ध्यान रखिएगा, उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रही है, कहते हैं मतलब डिसॉल्व हो रहा है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो डिसोल्यूशन है। अगर हम कहें कि चलो जी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो गया, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें और ज़्यादा डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है गिवन टेम्परेचर पे वो डिसॉल्व हो चुका है, इससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल देखते ही होंगे, कई बार देखते होंगे वाटर में अगर हम शुगर मिक्स कर रहे हैं गिवन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे, तो कई बार मिक्स हो जाते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है वो मिक्स नहीं होती। तो वो क्या हो रहा है अब कि अब कंसंट्रेशन जो सोल्यूट की वो इंक्रीज नहीं करेगी, तो होगा क्या कि वहां पे वो आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड आ जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे विद दी जो आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं उनके साथ, और वो डिसॉल्व होने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ क्या होंगे, कुछ आपस में ही कोलिजन करके क्या हो जाएंगे, गेट प्रेसिपिटेट आउट, मतलब वो सॉलिड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे। याद रखेगा ये बात। तो मैं क्या कह रहा हूं, when solute is added to the solvent some particles collide with each other, या फिर बोल दो और डिसॉल्व कंपोनेंट्स के साथ करेंगे वो कोलिजन, और डिसॉल्व with each other or with dissolved particles, ठीक है जी, particles and get precipitated out। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब वो दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे, वो किस में आ जाएंगे बच्चे, दोबारा से सॉलिड फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप बोल रहे होंगे सर जो भी आप ही हमें पढ़ा रहे हैं डिसोल्यूशन या जो भी आपने थोड़ी देर पहले इसको आप कहेंगे, हमें एक वर्ड यूज करेंगे, तो प्रेसिपिटेट होने का मतलब है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, कि मतलब सॉल्यूशन से लिक्विड फॉर्म में गया था, फिर दोबारा से किस में आ गया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। या आपने 10th क्लास में भी सीखा होगा। तो इसका मतलब रिएक्शन बैकवर्ड आएगी, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान रखेगा बात पे, ठीक है। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइजेशन कहा। मैंने यहाँ पे एक बात और आपसे पूछना थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ये दोनों टर्म्स आपकी यूज कैसे की जाती हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका एक पार्ट लिख दीजिएगा, सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉलिड इन लिक्विड्स का मतलब ये हुआ बच्चे, जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, और जो लिक्विड है वो आपका सॉल्वेंट है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलो आगे चलते हैं, ठीक है जी, ये क्लियर कट हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये दोनों जो टर्म्स हैं उनके बारे में डिस्कशन की है। डिसोल्यूशन क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है। सपोज करो कि अगर आपने जितना मैक्सिमम सोल्यूट डाल सकते थे डाल दिया, अब उससे ज्यादा क्या ही सोल्यूट ऐड नहीं हो रहा, मतलब डिसॉल्व नहीं हो रहा, उसमें सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सैचुरेट हो चुका है। आप इससे ज्यादा उसमें जो सोल्यूट है वो ऐड नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो होगा ही नहीं एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो तब जब ये कंडीशन आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो डेफिनेशन क्या बनेगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, इन विच अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो लिख लेते हैं इसके बारे में भी, यहाँ पे ध्यान से लिखिएगा। चलो जी,
मैंने क्या कहा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या चीज होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या नाम देंगे, अ सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसको कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें आप और ज़्यादा सोल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे। अब सेकंड टर्म आती है बच्चे, इसका उल्टा अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, मोर सोल्यूट कैन बी एडेड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मतलब और ज़्यादा आप सोल्यूट ऐड कर पाएंगे तो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है जी। इसके नेक्स्ट एक और आता है बच्चे, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। तो नाम से पता सुपर, सुपर का मतलब ये हुआ कि आपने क्या किया, एक्सेस में डाल दिया सोल्यूट, कि मतलब अब मान लो कि मुझे सैचुरेटेड बनाने के लिए 10 ग्राम चाहिए, सपोज करना कोई भी सब्सटेंस है, उसका सोल्यूट का मुझे 10 ग्राम चाहिए ताकि वो अच्छे से डिजोल्व, इससे ज़्यादा डिजोल्व ना हो, मतलब मैं चाहता हूँ सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए उसका। अगर मान लो 10 से में मैं थोड़ा सा डाल 10.5 भी कर दूँ तो वो क्या हो गया, वो एक्सेस में हो गया। तो उसको हम कहेंगे कि जो 0.5 ग्राम आपने ज़्यादा ऐड किया है वो डिजोल्व नहीं होगा, और अगर वो उसमें पड़ा रहा सोल्यूशन में, ऐसे ही पड़ा रहेगा सॉलिड फॉर्म में, तो हम उसको उस टाइम पे कहेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखेगा, मतलब अब जब आपका जो सोल्यूट है वो एक्सेस में हो, तो एक्सेस किसके रिस्पेक्ट में कहा जाएगा, एक्सेस कहा जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो लिखेगा इस बात को जरा, अ सॉल्यूशन विच कंटेन्स, a solution which contains, क्या करें, which contain excess, है ना, which contain excess of solute, excess of solute। अब मैंने कहा excess of solute तो है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है जी, then required, then required to form saturated solution, कि जितना अमाउंट आपको चाहिए था सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने उससे ज्यादा डाल दिया, तो वो क्या बन गया, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। ठीक है जी, बढ़िया, आगे चलते हैं। अब कहा गया वो फैक्टर बताओ, याद रखें हम किसको पढ़ रहे हैं, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स पढ़ रहे हैं, तो अब फैक्टर पता करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो अफेक्ट करेंगे सोलिबिलिटी को, किसकी सोलिबिलिटी को, सॉलिड्स की, लिक्विड्स। ठीक है जी, लिखे थे, आपकी डेफिनेशन चेंज होती है यहाँ पे आके। मैं क्या लिख रहा हूँ, नया टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग, अफेक्टिंग सोलिबिलिटी, अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, या सॉलिड्स के लिक्विड में है बच्चे, ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहला कौन सा होगा, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। फर्स्ट होगा बच्चे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आप कहेंगे सर नेचर का क्या मतलब है यहाँ पे, देखो एक जो जनरल रूल चलता है वो कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक, जो एक जैसे होते हैं, अगर आपका सोल्यूट है और सोल्यूट सॉल्वेंट है, उनका नेचर एक जैसा हुआ तो वो आपस में डिजॉल्व, नेचर का मतलब अगर दोनों पोलर हुए तो अच्छे से डिजॉल्व हो जाएंगे, अगर एक पोलर है दूसरा नॉन पोलर का, डिजॉल्व कम होंगे या होंगे ही नहीं, या फिर जो आपके दोनों नॉन पोलर हैं तो वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये है बच्चे नेचर का मतलब। ठीक है, या फिर को दूसरे तरीके से ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ध्यान सुनना मैंने क्या कहा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूट में और सॉल्वेंट में अगर वो एक जैसी होती हैं तो तब भी आपका जो सोल्यूट है वो क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, मैं इसको लिख भी देता हूँ, इन जनरल हम यही बोलते हैं। ठीक है, इन जनरल, इन जनरल अ सॉलिड
dissolve in a liquid if intermolecular attractions आर आइडेंटिकल, अगर वो आइडेंटिकल होंगी, मतलब इससे ही रूल बनता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला, दैट इज लाइक डिजॉल्व लाइक, याद रखेंगे। लाइक डिजॉल्व का मतलब सिंपल है कि जो पोलर होगा तो वो पोलर में ऐड हो जाता है बच्चे, और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में ऐड हो जाता है। कहा गया सर एग्जाम्पल दो, देखो एग्जाम्पल ले लो, कौन से सॉलिड होंगे, अगर मैं सॉलिड की बात कर रहा हूँ और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड है, जैसे कि NaCl ले लो। NaCl जो होता है वो वाटर में बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाता है, कहा गया क्यों हो जाता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है जी, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड है पोलर है आपका। एग्जाम्पल NaCl प्लस वाटर। तो एक बात क्लियर कट हुई, हमें एक बात क्लियर कट दिख रहा है कि जो आयनिक सॉलिड्स होंगे, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आयनिक सॉलिड्स होंगे वो आपके वाटर में दे आर हाईली सोल्यूबल, ठीक है जी, दे आर हाईली सोल्यूबल, उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल लिख लेते हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, more soluble in water rather in other solvents, other solvents कौन से, जो नॉन पोलर होंगे, in other solvents, ठीक है जी। अब नेक्स्ट बात देखिए, आयनिक कंपाउंड ज्यादा सोल्यूबल होंगे, दूसरे कौन से होते हैं जी, कोवलेंट, तो पढ़ा होगा +1 में केमिकल बॉन्डिंग में, है ना, वो भी करेंगे टाइम आने पे, केमिकल बॉन्डिंग सब चैप्टर होंगे, सीरीज चलेगी सबकी। यहाँ पे बस आप इससे जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ मिले यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा मैंने हर एक उसकी जो उसमें सीरीज चलाई है, चाहे वो प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन की है बच्चे, जितने भी प्रीवियस ईयर एडवांस क्वेश्चन जेई के, उन सब की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है अलग से, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपको हर एक चीज़ वहाँ पे मिल जाएगी। आपको फिजिकल केमिस्ट्री अगर ढूंढनी पड़ेगी, जो हम पढ़ रहे हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस थ्योरी, वो सब आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग से दिखाई देगा, ठीक है, तो आप वहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो चलते हैं आगे, आगे क्या था, मैंने कहा आयनिक, दूसरे होते कोवलेंट बच्चे, कोवलेंट कंपाउंड जो होंगे, जो सॉलिड्स होंगे, आर मोर सोल्यूबल इन नॉन पोलर क्यों जी, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड ज्यादातर नॉन पोलर हो सकते हैं आपके, मतलब इन जनरल हो सकते हैं कि वो ज्यादा सोल्यूबल, जो कोवलेंट होंगे वो ज्यादा सोल्यूबल होंगे नॉन पोलर में, ठीक है जी। आगे चलते हैं आपके साथ, एग्जाम्पल आपको पता ही है, जैसे नेप्थलीन हुआ, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन आर मोर सोल्यूबल इन किसमें, नॉन पोलर कौन होता है हाइड्रोकार्बन्स में, बेंजीन, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लिख लीजिएगा, ठीक है, आइसेट्रा, इनमें ये ज्यादा सोल्यूबल होती है। सब कंसेप्ट सिंपल है, कंसेप्ट क्या रखना है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, और जो कोवलेंट होंगे वो आपके नॉन पोलर में ज्यादा डिसॉल्व हो पाएंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे कौन सा फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है बच्चे, इस पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस होते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। कहा गया जो सॉलिड्स होते हैं लिक्विड्स में, उनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे जो वेरिएशन है सोलबिलिटी की टेम्परेचर के साथ, इट में इंक्रीज और डिक्रीज, सोलबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और सोलबिलिटी डिक्रीज भी हो सकती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। अभी कौन कौन से रिएक्शंस हैं यहाँ पे, कंडीशंस क्या हैं, उनको देखते हैं जरा। तो पहले मैं ये बात लिख देता हूँ, solubility of solids in liquids may increase or decrease
में इंक्रीज और डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी। इसका केस 1 लेते हैं। केस 1 मैं कहता हूं सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि सॉल्युबिलिटी हम चाहते हैं कि इंक्रीज करे जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए, तो क्या कंडीशन होगी? देखो, रट्टा नहीं मारना, समझना है जिसको। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये, ध्यान से सुनो इस बात को। अगर मैं कहता हूं, देखना जरा, कि सोल्यूट हुआ प्लस सॉल्वेंट हुआ, ठीक है जी, जो थोड़ी देर पहले हमने बनाया था वो सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, सॉल्यूशन बन जाएगा। मैंने क्या क्या कह रहा हूं मैं कि सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाए। सोल्युबिलिटी इंक्रीज करने का क्या मतलब है? कि वो ज़्यादा डिजोल्व हो, जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व हो, तो क्या बने? सॉल्यूशन। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं चाहूँ सोल्युबिलिटी इंक्रीज करे, इसका क्या मतलब है कि आपका सोल्यूशन बन रहा है। कहने का मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है। ध्यान रखेगा, रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड, रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो उससे क्या होगा? आप क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। हमें पता है कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा, आपके में +1 में पढ़ा हुआ है ली चैटलर प्रिंसिपल। वो क्या कहते हैं? अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है और अगर आप कोई भी पैरामीटर वहां पे चेंज करते हैं सिस्टम का, तो इक्विलिब्रियम उसको अपोज करता है। ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या कहा? अगर आप कोई भी पैरामीटर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसको अपोज करेगा। आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उसको डिक्रीज करेगा। आप सोचो कि डिक्रीज कैसे करें? सिस्टम टेम्परेचर को डिक्रीज कैसे करे? उसको खा जाए। खाने का मतलब क्या हुआ? उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब एब्जॉर्ब करने का मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब कि मतलब अगर आप इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब क्या है? कि एब्जॉर्ब कर ले। अब एब्जॉर्ब का मतलब तो यही हुआ ना कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक। तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए, तो इसका मतलब फॉरवर्ड कब जाएगी? इसका मतलब आपकी हीट यहाँ पे क्या होनी चाहिए? प्लस। कि मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है अगर वो एंडोथर्मिक होगी तभी ऐसा हो पाएगा। क्लियर कट है? रिएक्शन गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है जी। तो यहां से हम कहते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर in accordance with in accordance with ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। आपने भी कहा इक्विलिब्रियम ट्राई टू डिक्रीज द टेम्परेचर, मतलब उसको एब्जॉर्ब करे, टेम्परेचर को डिक्रीज करने का मतलब खा जाएगा उसको, उसको किसी काम में लेकर आएगा। काम में लेकर आएगा तब कब आएगा? जब हमारी रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होगी। इसका मतलब ये हुआ फॉरवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच आपका जो होगा बच्चे वो पॉजिटिव होगा। कंसेप्ट याद रखिएगा, कोई भी जरूरत नहीं है आपको रट्टा मारने की। याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज तभी करेगी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे अगर रिएक्शन कैसी हुई? एंडोथर्मिक। और आपको पता चलेगा कैसे हुआ ये सब। ठीक है जी। अब आगे चलते, याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट ये है कि अगर हमारी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाए, सेकंड पार्ट इसका मैं क्या कह रहा हूं जी, सेकंड पार्ट ये होगा कि सेकंड solubility decreases, solubility decreases with increase in temperature, with increase in temperature। अब ध्यान दो, अब डिक्रीज करना है तो मतलब वही बात करूंगा मैं तो कि solubility डिक्रीज करने का मतलब क्या है? कि वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा।
जो सोल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो पा रहा, तो मतलब रिएक्शन क्या आ रही है, बैकवर्ड आ रही है। दिस इंप्लाइज रिएक्शन कमिंग बैकवर्ड। ठीक है जी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। अब अगेन आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उनकी इंक्रीज कर रहे हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है उसको वो डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करे जी, खा जाए। खाने का मतलब क्या होगा, खाने का मतलब उसको यूज कर लेगा ना। अब यूज करने का मतलब वो तभी यूज करेगा अगर वो बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब हीट यहाँ पे आएगी ना। हीट कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। ठीक है जी, अब की बार हीट यहाँ पे आओगी, मतलब हीट, क्योंकि रिएक्शन को कैसे जाना है, बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड जाने का मतलब वो हीट को यूज कर लेना, जो आपने हीट दी है उसको यूज करके वो कैसे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, उसको हीट को यूज करके। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या हुआ कि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है, तो फॉरवर्ड क्या हुई, एक्सोथर्मिक। तो याद रखेंगे, रिएक्शन कमिंग बैकवर्ड, सो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, equilibrium, try to decrease the temperature in accordance with ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है जी, वही सेम बातें, इन अकॉर्डेंस विद ली-चैटलियर प्रिंसिपल। सो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ध्यान रखिएगा इस बारे में। एक्सोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। जो मैं समझाने का तरीका बच्चे वो याद रखिएगा। समझाया कैसे गया कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को, मतलब वही है, सिंपल कंसेप्ट ये है कि इक्विलिब्रियम उसको अपोज करता है, बस आपने इतना याद रखना है। जो भी आप चेंज करिए पैरामीटर में, इक्विलिब्रियम उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, तो समझ जाइएगा यहाँ पे। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड केस एक और आता है बच्चे। थर्ड केस आता है कि आपकी जो सोलिबिलिटी है वो शो करती है इरेगुलर बिहेवियर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इरेगुलर का मतलब ये है कि पहले जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है और उसके बाद क्या करती है, वो डिक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। पढ़िएगा केस थर्ड, सोलिबिलिटी shows irregular behavior with a rise in temperature, with a rise in temperature। with a rise in temperature का मतलब यही हुआ, देखो मैंने क्या कहा, पहले इंक्रीज करेगी देन डिक्रीज। इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस ऐसे हैं, इन सम केसेस solubility first increases and then after reaching maximum start decreasing with the rise in temperature। इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं, एग्जाम्पल अच्छा होगा, याद रखिएगा। दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको उसके, वैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है बच्चे Na2SO4.10H2O। इसी केस में क्या होता है कि अगर आपका टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा हो गया, तो ये जो अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको लूज कर देते हैं, आगे जाएगा। अगर मैंने क्या कहा, अबव टेम्परेचर क्या है, अबव 32.8 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो ये Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जो सॉलिड की स्टेट है वो चेंज हो रही है। मतलब अगर कोई पूछे आपसे कि ये इरेगुलर बिहेवियर शो क्यों करते हैं, उसका मतलब सिंपल है, क्यों करते हैं जी, क्योंकि आपकी जो सॉलिड फॉर्म है, वन सॉलिड फॉर्म चेंजेस इनटू अनदर सॉलिड फॉर्म, इसने अपने जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लूज कर दिए। अगर बिलो 38, बिलो आएगा आपका 32.8 डिग्री सेल्सियस, तो अगेन क्या होगा, सोलिबिलिटी इंक्रीज। जो ये टेम्परेचर है जिस पे ये सब कुछ हो रहा है, इसको हम बोलते हैं बच्चे ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर कर्व देखी जाए, कर्व ऐसे ही कुछ होगा,
ऐसा कुछ कर्व होगा, ये किसका, सोलिबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है जी, ये जो टेम्परेचर है इसको बोलता है ज़्यादा ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी, ट्रांजिशन टेम्परेचर टीसी। ठीक है जी, कई बार क्रिटिकल टेम्परेचर भी बोला जा सकता है इसको, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका FeSO4.7H2, इसी केस में भी होता है, ये FeSO4.4H2 में यूज कन्वर्ट हो जाता है बच्चे। ये भी अपना इरेगुलर बिहेवियर शो करता है ये सब्सटेंस आपका। ठीक है, इसमें टेम्परेचर मेरे ख्याल से 61 समथिंग होगा। ठीक है जी, इनको लिख लीजिएगा। टेम्परेचर 61 अगर अबव होगा 61.8 डिग्री सेल्सियस और बिलो 61.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, और मैंने आपको रीजन भी बता दिया, रीजन क्यों है सबका, रीजन जो इरेगुलर बिहेवियर शो हो रहा है क्यों हो रहा है, दिस इज ड्यू टू चेंज ऑफ वन सॉलिड फॉर्म इनटू अनदर सॉलिड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर है उसकी डिपेंडेंस हमने पढ़ ली है। आपको सिंपल याद रखना है कि अगर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब करती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन। कंसेप्ट क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया रीजन क्या है, लॉजिक क्या है। और अगर आपकी सॉल्युबिलिटी आप चाहते हैं डिक्रीज करे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो रिएक्शन को एक्सोथर्मिक होना पड़ेगा। बस इतना आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर होगा, हमने दो पढ़े हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ी है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ लिया। अब नेक्स्ट होगा थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको सीधा बताता हूँ कि सॉलिड्स और जो लिक्विड्स होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करना चाहेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी सॉलिड्स की लिक्विड्स के अंदर, क्योंकि दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। या फिर ये बोल दो, जो भी आपका इफेक्ट होगा प्रेशर का वो इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है जी, तो लिखते हैं इस बात को, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज इनसिग्निफिकेंट और वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, और वेरी स्मॉल बिकॉज, क्यों जी, बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, हाईली इनकम्प्रेसिबल है जी आपके। ठीक है जी, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता सॉलिड्स जब डिसॉल्व किए जाते हैं लिक्विड्स में, उसके सॉल्युबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट में बच्चों। बी पार्ट क्या था हमारा, आपको याद होगा, हमने डिस्कशन की है कि जब सॉलिड्स लिक्विड में डिसॉल्व होते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब आपके गैसेस लिक्विड्स में डिसॉल्व होते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, बी है बच्चे, पहला एक केस था, ये है बी, गैसेस इन लिक्विड्स, गैसेस इन लिक्विड्स। अब पहला पॉइंट तो वही आएगा, नेचर ऑफ solute and the solvent, that is the nature of a gas and liquid। पहले मैं आपको, आप सोचते होंगे पहली बात तो ये कि सर गैसेस जो हैं क्या वो लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। आप सर कैसे कोई एग्जांपल दो, रियल लाइफ एग्जांपल से हम ये मान जाएं। जो आपकी लेक्स हैं या फिर आपके ओशन वाटर है,
उसमें क्या होता है बच्चे, आपकी जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व होती है, और उसी ऑक्सीजन को उस जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसकी वजह से आपके जो एक्वाटिक स्पीसीज होती हैं, आपकी जो मछलियां हैं या फिर जो भी एक्वाटिक स्पीसीज है वहाँ पे वो सांस ले सकती हैं। ठीक है, तभी आपकी जो लाइफ है वो सस्टेन हो रही है कहाँ पे, आपके ओशंस में या अंडर वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व हो सकती है और उसी डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज किया जाता है सांस लेने के लिए। कौन? आपकी जो एक्वाटिक स्पीसीज है, मछलियां वगैरह जो भी है वहां पे रहते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर कट होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि आपकी कई गैसेस जो हैं वो हाईली मोर सोल्यूबल हैं आपके वाटर में, और कुछ गैसेस क्या हैं, लेस हैं। ये बात भी याद रखिएगा। पहले मैं इस बारे में लिख दे देता हूँ कि गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट, टू ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट। ये डिपेंड करता है उनकी नेचर के ऊपर कि गैसेस का नेचर कैसा है। ठीक है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर plays a significant role plays a significant role in sustaining aquatic life। एक्वेटिक लाइफ को सस्टेन करने में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वाटर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपकी जो ऑक्सीजन है वो पूरी पूरी डिजॉल्व नहीं होती, हाईली सोल्यूबल नहीं है, ये मॉडरेटली सोल्यूबल है जो ऑक्सीजन है आपकी वाटर में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट पढ़ते हैं मेरे बच्चों। पहला इफेक्ट क्या होगा? नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होगा? अब इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझे याद रखना। पहला पॉइंट ये है, वो गैसेस आपकी ज्यादा सोल्यूबल होती हैं सॉल्वेंट्स में जो केमिकली रिएक्ट कर जाती हैं। पहला पॉइंट मतलब वो गैस सॉल्वेंट में ज्यादा डिजोल्व होगी जो गैस केमिकली रिएक्ट कर जाएगी किसी भी सॉल्वेंट के साथ। ठीक है, पहले लिखते हैं दोज गैसेस आर मोर सोल्यूबल which chemically react with solvent। ध्यान रखिएगा, कोई भी सॉल्वेंट हो उसके साथ अगर वो केमिकली रिएक्ट कर रही है तो वो ज्यादा सोल्यूबल होगी। ध्यान रखिएगा इस बारे में। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। सेकंड पॉइंट ये है, वो गैसेस ज्यादा सोल्यूबल होती हैं जो जिनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड्स में। कहने का मतलब विच आर इजिली लिक्विफाइएबल। ठीक है जी, इस पॉइंट को लिखते हैं। गैसेस which can be easily liquefied are more soluble in common solvents। कॉमन सॉल्वेंट्स समझ आ रहा होगा आपको, वाटर की बात की जाएगी यहाँ पे, या जो कॉमन सॉल्वेंट्स हैं आपके ज़्यादा। बात याद रखिएगा, जो इजीली क्या हो जाए, लिक्विफाइड हो जाए, जिनको इजीली कन्वर्ट किया जैसा लिक्विड्स में, वो ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चों। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के रिस्पेक्ट में। कहा गया वो गैसेस आपकी ज्यादा डिसॉल्व हो सकती हैं जो आयंस फॉर्म कर रही हैं। ध्यान, यहाँ पे दो बातें। पहला मैंने कहा कि जो केमिकली रिएक्ट कर जाए, ठीक है। दूसरा कि जो आयंस बना ले। किसमें? मैं वाटर के केस ले रहा हूँ कि अगर कोई भी आपकी गैस है वो वाटर में आयंस फॉर्म कर रही है तो वो ज़्यादा सोल्यूबल है। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे? गैसेस विच आर कैपेबल
आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन वाटर आर हाईली सोल्यूबल। याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl है। जो HCl गैस होती है ये क्या करती है, वाटर में डिजोल्व हो सकती है, ये आयंस में फॉर्म होती है। कैसे, आप सबको पता होगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इक्विलिब्रियम सुना होगा इसके बारे में। जो गैसेस आपकी आयंस बना सकती हैं वाटर में, दे आर हाईली सोल्यूबल। ठीक है। और ले लो कोई, अमोनिया। देखो अमोनिया तो क्या करती है, मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछ लूँ, देखो अमोनिया भी क्या करेंगे, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बना लेगी। ठीक है। ये क्वेश्चन इन जनरल वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं आपसे, थोड़ा सा लॉजिक है यहाँ पे। देखो सोल्यूबल दोनों है, HCl भी है, NH3 भी सोल्यूबल है। अगर मैं कहूँ कि विच वन इज मोर सोल्यूबल, HCl और NH3, अब बताओ कि सोल्यूबल तो दोनों है, लेकिन अगर मैं ये पूछ लूँ आपको कि HCl गैस इज मोर सोल्यूबल या फिर NH3 गैस इज मोर सोल्यूबल, तो यहाँ पे एक फैक्टर और आता है सोल्यूबिलिटी का। वो कौन सा होता है, वो ये होता है बच्चे कि अगर वाटर के केस में, अगर जो गैस है अगर वो उसके साथ H बॉन्डिंग भी कर ले, मेरे ख्याल से आप जानते हो कि H बॉन्डिंग के बारे में +1 में पढ़ा होगा, है ना। तो पढ़ा है तो अच्छी बात है बच्चे, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, पढ़ाऊंगा जब टाइम आएगा। पर सिंपल सुन लो, H बॉन्डिंग का मतलब ये है कि वो गैस क्या करे, H बॉन्ड बना ले किसके साथ, आपके वाटर के साथ। अब आप सही से HCl बनाएगा कि NH3, सबको दिख रहा है। जो कंडीशंस पता है कि H बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, तो याद रखिए वो NH3 है जो आपकी क्या करती है, बॉन्ड फॉर्म, आपकी H बॉन्डिंग कर सकती है वाटर के साथ। तो हाईली सोल्यूबल, ज्यादा सोल्यूबल कौन है वाटर में, NH3। याद रखिएगा इस बात को। मैं वैसे यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर सोल्युबिलिटी ज्यादा किसकी है, NH3 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन HCl because it can form H bonds with water। तो यहाँ से एक कंसेप्ट सीखने को ये मिला है कि वो गैसेस ज़्यादा सोल्यूबल होंगी। मैंने ये तो बोल दिया कि हाँ, जो आयंस बना रही है, ठीक है जी, जो आयंस बना रही है वो हाईली सोल्यूबल है। अब हमें दोनों आयंस बना रही है, तो उनमें से कौन सा होगा, उनमें से वो ज़्यादा सोल्यूबल होगी जो उसके साथ H बॉन्डिंग कर पाएगी। ठीक है जी, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे बच्चे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे कि बाकी की, हमने कहा कि बाकी की भी हैं जो गैसेज है, जैसे ऑक्सीजन हुई, आपकी ऑक्सीजन हुई वो भी डिजोल्व हो सकती है, आपकी हाइड्रोजन हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, कार्बन मोनोऑक्साइड हुई, वो भी डिजोल्व हो सकती हैं। उनके बीच में क्या है, पर लेकिन याद रखें वो नॉन पोलर है बच्चे, याद रखें। जैसे कि O2 हुआ, है ना, N2 हुई, CO2 हुई, ठीक है, मीथेन हुई आपकी, CH4, ये सब नॉन पोलर है। आपको सबको पता है नॉन पोलर क्या होती है ना, नॉन पोलर है, नॉन पोलर है। इनमें थोड़ी लंडन डिस्पर्स फोर्सेस आ जाती हैं, सबको पता होगा लंडन फोर्सेस क्या है। वैसे आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें नॉन पोलर है, तो वो डिजोल्व होंगे लेकिन तो लेक्सर एक्सटेंट। O2, N2, CO2, CH4 etc. which are non-polar, will be less soluble in water, वो लेस सोल्यूबल होंगी वाटर में, लेकिन क्या होंगी, बट हाईली सोल्यूबल होंगी, हाईली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स एग्जाम्पल बेंजीन, CCl4, CH2, इन सब पे याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, इसका मैं बाद में जब हम हैनी लॉ पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको ऑर्डर भी बताऊंगा कि कौन कितनी सोल्यूबल है, क्योंकि वहां पे जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। नेचर ऑफ गैस हो गया। बी पार्ट,
बी पार्ट ये है नेचर ऑफ गैस ऑफ द सॉल्वेंट का भी हमें नेचर पता चला गया, सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा नेचर के ऊपर, जो गैस का नेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी गैसेस की लिक्विड्स में। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉरी ये सेकंड है, सेकंड फैक्टर होगा। टेम्परेचर का इफेक्ट होता कहते हैं जब गैसेस डिसॉल्व होती है लिक्विड्स में। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, कहने का मतलब ये हुआ कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड्स में, वो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। इन जनरल मतलब बहुत इन मोस्ट ऑफ द केसेस यही होता है गैसेस में। कहा गया क्यों होता है, अगेन सेम रीजन हमने पहले पढ़ा था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक रही होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आपको आ जाए कि जो आपकी गैसेस होती हैं देयर सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस इन लिक्विड्स विद राइज इन टेम्परेचर। व्हाई, आप सिंपल कहेंगे बिकॉज गैसेस डिसॉल्व इन लिक्विड्स विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, दैट्स व्हाई सोल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिंपल याद रखेंगे, मैं सिंपल लिख रहा हूँ जी यहाँ पे। इन जनरल बात करते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है अगर इन जनरल बात कर रहा हूँ। इन जनरल सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, solubility of gases in liquids decreases with the rise in temperature, because gases dissolve in liquids with evolution of heat, that is exothermic reaction। बस इतना आपने याद रखना है बच्चे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, आपने याद रखना है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन मैं आपको बता गया, एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है बच्चे, हाइड्रोजन या जो इनर्ट गैसेस हैं उनके एक्सेप्शन है। यहाँ पे मैंने इन जनरल लिखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैसेस जैसे कि आपकी हाइड्रोजन हुई, आपकी इनर्ट गैसेस हुई, उनकी जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती है विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक्सेप्शन लिख लीजिएगा यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन एंड इनर्ट गैसेस solubility increases slightly, ज़्यादा नहीं लेकिन slightly करती है increase with increase in temperature, स्पेशली कहाँ पे, स्पेशली इन नॉन एक्वास सोल्यूशन। नॉन एक्वास का मतलब है वाटर वहाँ पे आपका सॉल्वेंट नहीं होगा, स्पेशली उन्हीं में होती है। ठीक है, होती वाटर में लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज ज़्यादातर जो देखा जाता है, जो चेंज देखा जाता है वो कहाँ पे है, नॉन एक्वास सोल्यूशन में दिखाई देता है। चलो जी चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है बच्चे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे कहा गया कोई, अगर हम एडवांस के लिए एक क्वेश्चन करें कि एडवांस के लिए भी क्या यहाँ पे कुछ है कि सिर्फ इतना ही बता के छोड़ देंगे, तो अगर हम थोड़ा सा और हाई लेवल पे जाएं तो हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है जो सोलबिलिटी बताती है गैसेस की टेम्परेचर के, उस पर टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या रहती है सोलबिलिटी की। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इस बात को देख सकते हैं। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बच्चे आपकी d/dt ऑफ ln s, ये ln s है बच्चे, टी टेम्परेचर है, इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन आर टी स्केयर, वेयर याद रखेंगे एस क्या है बच्चे, सोलबिलिटी है गैस की, सोलबिलिटी ऑफ गैस, टी टेम्परेचर है आपका कैपिटल टी टेम्परेचर, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन इंथैल्पी, और आप आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इंथैल्पी ऑफ
इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन होगा बच्चे, कैसे जब सोल्यूशन बन गया हो, इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन याद रखिएगा, ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी। अगर आप सपोज करो कि जो डेल्टा एच है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब जो डेल्टा एच है इंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा फिर, तो ये चेंज हो जाता है बच्चे रिएक्शन में, फिर हम इसकी इंटीग्रेशन वगैरह कर देते हैं। इंटीग्रेशन वगैरह कर देंगे तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ इफ डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो क्या होगा, ln ऑफ फाइनल दैट इज S2 अपॉन S1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपको सीधा ही कर रहा हूँ, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, डेल्टा एच अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को आप आराम से परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे S1/S2 आएगा, ठीक है, S1/S2, ठीक है। S1 क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी एट टेम्परेचर T1, एंड S2 क्या है, सॉल्युबिलिटी एट टेम्परेचर T2। याद रखिएगा इसके बारे में, हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं पे, टाइम आएगा जब क्वेश्चंस करेंगे जे एडवांस के। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा वो बता सकता है कोई? तो देखिएगा जरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा कि आपको पता है कि जो गैसेज है मेरे बच्चों, गैसेज क्या होती हैं, कंप्रेसिबल है। मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, यहाँ पे एक बात लिख लेते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ये थर्ड इफेक्ट है। अगर मान लो ये गैस है, हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पिस्टन लगा लेते हैं, यहाँ पे पिस्टन लगा देते हैं, ये पिस्टन हो गई, यहाँ पे गैस है बच्चे, कुछ गैस जो है मॉलिक्यूल वो सॉल्यूशन के अंदर है और कुछ बाहर है। मैं आपको दिखाऊं, ज्यादातर तो बाहर ही होंगे यहाँ पे, है ना, जो ज्यादातर है वो बाहर ही है, घूम रहे इधर उधर घूम रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर कम है ये। अगर मैंने क्या किया, जो ये पिस्टन है इसको क्या किया, पिस्टन थोड़ा नीचे कर दिया, नीचे करने का मतलब क्या, मान लो यहाँ पे कर दिया, तो मैं प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो प्रेशर इंक्रीज करने से हमें पता है गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, तो क्या होगा, इस लेवल में आपको क्या दिखाई देगा, आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगे, गैस जो है वो ज़्यादा डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम रह जाएंगे, ठीक है, जो आपके सॉल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो ज़्यादा चले जाएंगे, वो ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगे, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सॉल्युबिलिटी क्या करती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है जी, बिकॉज गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल होंगी। इसमें अगर मैथमेटिकल देखा जाए तो ये मैथमेटिकल वे में कौन समझाता है कि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की प्रेशर इंक्रीज करने पे इंक्रीज होती है, ये बता दीजिए आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म आती है यहाँ पे इसके बाद, कि हेनरी लॉ हमें समझाता है कि आपकी सॉल्युबिलिटी है जो गैसेस की वो प्रेशर के साथ कैसे इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊँगा हेनरी लॉ को, कि हेनरी लॉ पे क्या डिपेंडेंस रहती है, हमें वो क्या बताता है, क्या सिखाता है गैसेस की सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है जी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको पसंद आई है, और जो आपका
यूट्यूब चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलता रहे। मिलते हैं बच्चे, थैंक यू।